Hey, hi. How are you all? How are you all doing? A lot of people keep asking me, sir, like हमको बहुत मुश्किल होती है कैलकुलस में एंड डिफरेंशियल कैलकुलस में एंड वी डोंट अंडरस्टैंड कि ये है क्या, कैसे करना है. एंड ये बेसिक मैथ टूल्स की वजह से जब आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं ना, देन मेरे साथ अब बुरा किसी को नहीं लगता. इट्स लाइक कि आप बिल्कुल एंड तक चले गए हो अपने जर्नी के, आप बिल्कुल टॉप तक पहुंचे हो क्लिफ के, लेकिन बस आखिरी स्टेप पे आपका पैर फिसल गया एंड आप गिर गए हो. एंड दैट्स पेनफुल राइट. बहुत दर्द होगा आपको एंड वो दर्द मेरे को होता है, क्योंकि एज अ फिजिसिस्ट मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अगर बता दूं एंड तब भी आपको कॉन्सेप्ट के अलावा भी आपसे मैथ्स वाला पार्ट नहीं सॉल्व हो रहा, then that hurts because it's not right. I mean, अगर आप सिर्फ फिजिक्स में गलत कर रहे हो देन वो हम ठीक कर सकते हैं, बट ये मैथ्स वाला पार्ट जो है इसको वंस एंड फॉर ऑल अभी से ही सही करना पड़ेगा, ताकि हमेशा हमेशा के लिए आप फ्री हो जाओ कोई भी प्रॉब्लम से. एंड मैथ्स में कोई गलती नहीं होनी चाहिए. सो फिजिक्स में गलती करना इट्स ओके, मैं आपको फॉरगिव कर सकता हूँ, बट मैथ्स में गलती करना फिजिक्स के प्रॉब्लम में इट्स अनफॉरगिवेबल, बिकॉज यू डोंट मेस अप अ फिजिक्स प्रॉब्लम बाय नॉट नोइंग मैथ्स. एंड ऐसा कभी भी नहीं हो, इसलिए आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस का एक छोटा सा लेसन देखेंगे, एक छोटा सा एक्सर्प्ट, एंड आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा, कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन, सब कुछ रेलेवेंट टू फिजिक्स. एंड बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसेंगे, बट बहुत कम डेप्थ में भी नहीं जाएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेके आप और कंफ्यूज हो जाओ. तो स्टार्ट ऑफ करते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस है क्या. डिफरेंशियल कैलकुलस और डिफरेंशिएशन जिसको हम बोल देते हैं, इट्स एसेंशियली जस्ट helping us find the slope of any point at any point of any curve. किसी भी कर्व का, किसी भी फंक्शन का, किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालने का तरीका है. आपको ये अभी पता है कि किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो निकाल सकते हैं बाय मेजरिंग दिस एंगल tan थीटा. एंड वो आप कैसे करते हो, आप बस एक पॉइंट यहाँ पे ले लो, एक पॉइंट यहाँ ले लो, एंड y2 माइनस y1 करो अपॉन x2 माइनस x1 करो, एंड दिस इज द स्लोप, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. यहाँ पे ये है y एक्सिस, यहाँ पे x. Now this is true for a straight line, but we are not always dealing with straight lines. हमारे पास कभी कभी कर्व्स होते हैं, कभी कभी फंक्शंस होते हैं, एंड कभी कभी कुछ भी हो सकता है. आई मीन जैसे यहाँ पे एक रैंडम एक फंक्शन है f ऑफ x, एंड यहाँ पे एक आर्बिट्ररी पॉइंट है x, y. अब मैं यहाँ पे इसका स्लोप कैसे निकालूँ. एक चीज़ तो ऑब्वियस है कि अगर ऐसा कुछ कर्व है तो यहाँ पे अगर एक पॉइंट ले रहा हूँ x2 y2, एंड यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ अगर x1 y1, देन अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा देन मेरे को स्लोप इस कर्व की इस पॉइंट पे नहीं मिलेगी. मेरे को ना इस पॉइंट पे स्लोप मिलेगी ना इस पॉइंट पे, जो कि बाय द वे अलग अलग है. मेरे को इनफैक्ट एक लाइन मिल जाएगी जिसकी स्लोप है y2 minus y1 upon x2 minus x1, basically the line which is joining these 2 points. And now the question is, अगर मेरे को एक रैंडम एक पॉइंट है यहाँ पे x, y, उसकी स्लोप निकालनी है, देन मैं आपसे पूछता हूँ कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मैं मैग्नीफाई करने लग जाऊँ यहाँ पे, तो लेट्स मैग्नीफाई और मैग्नीफाई करते हैं. इससे ज़्यादा मैग्नीफाई हो नहीं सकता. अभी आप और घुस जाओ अपनी स्क्रीन के अंदर एंड देखो यहाँ पे ध्यान से कि अगर मैं इन पॉइंट्स को x2 और ये पॉइंट मेरा पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 1, अगर मैं इन दोनों को और पास लाता रहूँ एंड बहुत पास ले आऊँ, लाइक इनफाइनाइट जूम करके उनको इतना पास ले आऊँ, देन ऐसा लगेगा ना कि वो एक ही पॉइंट है दूर से. एंड अगर मैं फिर उसकी स्लोप निकालूँ तो x, y की स्लोप आ जाएगी. अगर ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं, अगर पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 1 x, y पे जा रहा है, देन x, y की पॉइंट पे जो स्लोप है इस कर्व की वो निकल जाएगी अगर मैं उन दोनों पॉइंट्स को बहुत पास ले आऊँ. एंड देन उसके बाद देखूं कि अगर स्लोप जो है वो कितनी आ रही है, तो उस पॉइंट पे मेरे को उस कर्व का स्लोप दे देगा. इट्स ब्रिलियंट, बिकॉज आपको इस पॉइंट पे जो स्लोप है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, बट इस पॉइंट पे स्लोप निकालना इतना आसान नहीं है, बिकॉज कैसे हम उस पॉइंट्स को पास लेके आएंगे, कैसे कन्वर्ज करेंगे, कैसे निकालेंगे. आई मीन इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है, बट इट इज़, बिलीव मी, बहुत आसान है.
क्योंकि फिजिक्स है, मैथ्स तो कर नहीं रहे। मैथ्स में ये प्रिंसिपल यूज होता है विच इज द सेम थिंग। ये है डिफरेंशियल फॉर्म। तो डी एफ बाई डी एक्स इज नथिंग बट द स्लोप, एंड इसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हमारे फंक्शन को, जो कि एक एक्स का फंक्शन है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि हमारा आर्ग्यूमेंट है। तो एक्स को हम चेंज कर रहे हैं, एंड हमारा फंक्शन जो है कुछ वैल्यूज दे रहा है जब हम एक्स को चेंज कर रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज गिविंग मी सम पर्टिकुलर वैल्यूज, जिनको हम वाई बोल देते हैं, अलग अलग एक्स की वैल्यूज के लिए। नाउ लुक एट दिस क्लोजली, इन्होंने क्या लिखा है, इसमें लिखा है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अगर मैं दो पॉइंट्स देखूं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा लेट्स जस्ट से एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो यही है वो एक पॉइंट उस कर्व पे जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि फंक्शन की जो वैल्यू है उस एक्स पे वही है उस वाई कोऑर्डिनेट। एंड मेरा दूसरा पॉइंट मैं लेता हूँ सिंपली एक्स और एफ ऑफ एक्स। तो स्लोप क्या होएगी उस पॉइंट पे, स्लोप क्या होएगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो ज्वाइन करने वाली लाइन है। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट 2 और पॉइंट 1 के बीच में जो स्लोप है वो मैं निकाल रहा हूँ। तो वो होगी y2 माइनस y1, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस y1 एफ ऑफ एक्स अपॉन x2 माइनस x1, यानी x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, जो कि है डेल्टा एक्स। तो ये वही स्लोप है, बट हमको डेल्टा एक्स को लेके जाना है जीरो तक। हम चाहते हैं कि वो इनके बीच में जो डिफरेंस है विच इज डेल्टा एक्स इतना कम हो जाए, बिल्कुल जीरो हो जाए। एंड अगर वो जीरो हो गया देन आगे की टर्म, आगे की चीज़ है मैथ्स की है, एंड मैथ्स जब हम यूज करते हैं अप्रोप्रिएटली देन हमको उसकी वैल्यू मिल जाती है, एंड इसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट एक्स कॉमा वाई ऑफ द फंक्शन एफ कॉमा एक्स, एफ ऑफ एक्स। तो डेरिवेटिव dy of dy by dx is giving me the slope of f of x at x comma y पॉइंट पे f of x की मेरे को स्लोप मिल रही है, जो कि मेरे को चाहिए था। एंड क्यों चाहिए होता है वो स्लोप, उस पर हम आएंगे अभी। मैथ्स में तो क्लियर है, मैथ्स में तो एक चीज़ क्लियर है कि मेरे को किसी भी स्लोप, किसी भी कर्व का एक वो टेंजेंट पे मेरे को चाहिए कि उस पॉइंट पे उस स्लोप की वैल्यू क्या है। एंड यहीं पे फिर अलग अलग फॉर्मूलाज निकल के आते हैं। अगर एक कांस्टेंट है, मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, उसका ग्राफ कैसा होगा? उसका ग्राफ ऐसा ही होगा, बिकॉज एक्स के साथ वाई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वाई हमेशा के है, वाई हमेशा के, एफ ऑफ एक्स इज के। तो इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप अगर आप ध्यान से देखोगे तो जीरो है, बिकॉज ये जो एंगल है एक्स के साथ वो जीरो बना रहा है, एक्स एक्सिस भी इधर है एंड वो मेरा कर्व भी इधर है, तो द स्लोप इज जीरो बिकॉज थीटा इज जीरो, सो tan ऑफ जीरो इज जीरो एंड ऑब्वियसली द स्लोप इज जीरो, तो डेरिवेटिव जीरो आना ही चाहिए था। सेकेंडली अगर मैं मान लो मेरा फंक्शन है x, तो मेरा f ऑफ x इज x, f ऑफ x इज इक्वल टू x, यानी मेरे स्लोप, मेरी कर्व है y इज इक्वल टू x, यानी ऐसी कोई लाइन है। इसमें अगर मैं स्लोप देखूंगा y इज इक्वल टू x पे, तो कोई भी दो पॉइंट्स जोड़ लो, y और x इक्वल है, तो ये x कॉमा जो y है और 0,0, अगर मैं इन दोनों के बीच में स्लोप निकालूं तो होगा y माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, एंड सिंस y x के इक्वल है तो ये वैल्यू 1 आ रही है, एंड हेंस ये भी दिख गया, ये भी दिख गया। तो मैथ्स को हम अब निचोड़ रहे हैं फिजिक्स लगा के, इनफैक्ट फिजिक्स नहीं लगा रहे, बस इंट्यूशन और कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं, जो कि थोड़ी बहुत है हमें। अगर यहाँ पे k ऑफ x होता है, यहाँ पे अगर k होता तो बस एक ही डिफरेंस होता है कि यहाँ पे एक बाहर एक ky होता एंड बाकी चीज़ें सेम होती, एंड इनफैक्ट यहाँ पे y की जगह हम डालते k ऑफ x, तो यहाँ पे ये वैल्यू आती k ऑफ x माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो विच इज इक्वल टू k, तो हेंस ये भी दिख गया, k भी एक कांस्टेंट है। एंड फाइनली ये जो फाइनल रूल है d ऑफ x पावर n अपॉन d ऑफ x, ये हम मोस्टली यूज करते हैं फिजिक्स में। इसका फॉर्मूला है n टाइम्स x पावर n माइनस 1। डिटेल में अभी देखेंगे। मान लो x क्यूब है तो इसका डेरिवेटिव होगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, n जो है वो पीछे आ जाएगा एंड एक पावर कम हो जाएगी इसमें से, तो ये 2 हो जाएगा। एंड ये हमने निकाला था इस प्रिंसिपल को यूज करके, जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं डेरिवेटिव का। तो ये मैथमेटिक पार्ट था, एंड अगर आपको ये नहीं भी आता प्रूव करना देन कोई बात नहीं, आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, बट आपको बस ये जानने की जरूरत है, ये इंपॉर्टेंट स्टफ है कि
ये जो फॉर्मूला है ये हम यूज़ कैसे करते हैं एंड हम इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है। अलग अलग फंक्शंस के अलग अलग डेरिवेटिव्स निकल के आते हैं। साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है कॉज ऑफ एक्स। एंड इसका मतलब क्या है यार, इसका मतलब क्या है? कुछ लोग सोच रहे हैं मतलब क्या है इसका। इसका मतलब कि मेरा साइन का कर्व है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लूँ एक्स कॉमा वाई, तो इस पॉइंट की जो स्लोप है वो स्लोप आप ऐसे देख पाओगे, ऐसी कुछ स्लोप आ रही है इस पॉइंट की। ये जो स्लोप आ रही है इस पॉइंट की, मतलब जो टेंजेंट मैंने बनाया है यहाँ पे, इस टेंजेंट की जो स्लोप है एट एक्स कॉमा वाई वो है कॉज ऑफ एक्स। देख रहे हो क्या ब्रिलियंट चीज़ है। बस एक्स की वैल्यू डालो जो भी आपका ये पॉइंट है एंड आपको स्लोप मिल जाएगी विच इज़ कॉज ऑफ एक्स। एंड मैं आपको ये प्रूव कर सकता हूँ कि काइंड ऑफ सही है। मान लो ये वाला पॉइंट हम देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट, यहाँ पे हमको एज अ फैक्ट पता है कि जो एक्स होता है वो होता है पाई बाई टू। साइन की वैल्यू मैक्सिमम आती है, तो कॉज ऑफ पाई बाई टू कितना है? स्लोप है कॉज ऑफ पाई बाई टू विच इज जीरो। एंड दिख भी रहा है कि स्लोप जीरो है। ये लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाती है एंड हॉरिजॉन्टल के साथ एक्स का तो एंगल जीरो ही होता है ना। तो एक चीज़ तो श्योर है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, बट सही होने से काम नहीं चलता, आपको याद करना पड़ेगा ये, क्योंकि आपको ये यूज़ होगा, हर बारी यूज़ होगा एंड हर जगह यूज़ होगा। इनफैक्ट ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये भी यूज़ हो सकते हैं। एंड आगे ये जो बाकी के फंक्शन है ये शायद इतना ना आए, बिकॉज आप ये भी निकाल सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप ये भी निकाल सकते हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है चेन रूल। चेन रूल तो कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जब हम डेरिवेटिव करते हैं। मान लो मेरा y फंक्शन है साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर्ड। अब मेरे को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन में ऐसा होता है, ये मैथमेटिकली प्रूवन है, आपको जानने की जरूरत नहीं है क्यों, बट डिफरेंशिएशन में ऐसा होता है, हम लिखेंगे डी ऑफ डी एक्स एंड मैं अपना y लिख दूंगा यहाँ पे साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर्ड। अब मेरे को डेरिवेटिव निकालना है इस पूरी चीज़ का। आप बस अंदर अंदर घुसते जाओ, अंदर अंदर घुसते जाओ। पहले साइन है, पहले आपका पहला फंक्शन है साइन, तो आप पहला फंक्शन से स्टार्ट करो एंड साइन का डेरिवेटिव लिख दो विदाउट चेंजिंग एनीथिंग एल्स। अंदर और कुछ नहीं बदलना, बस इस साइन वाले पार्ट का अलग से डेरिवेटिव लिखो, तो वो होगा कॉज, कॉज ऑफ एक्स स्क्वेयर्ड। अब अंदर और बढ़ो, अंदर है एक्स स्क्वेयर्ड, अब इस एक्स स्क्वेयर्ड का डेरिवेटिव लिखो, वो मैंने आपको अभी जस्ट बताया, वो होगा 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1 विच इज 1। एंड अब आगे कुछ बचा ही नहीं है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। एंड इसको चेन रूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप एक चेन की तरह कंटिन्यू करते रहते हो, आगे 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 आगे। मान लो मैं आपको फंक्शन दे रहा हूँ y इज इक्वल टू, लेट्स जस्ट से क्या दे सकते हैं आपको, तो इजी एग्जांपल ही लेते हैं फिर से। साइन ऑफ 3x क्यूब एंड लेट्स जस्ट से कि एक साइन में और लगा रहा हूँ बाहर, तो आ जाओ मुकाबला करते हैं डेरिवेटिव्स का। एक साइन और भी है बाहर, फिर से लगा सकते हो क्या चेन रूल? बिल्कुल लगा सकते हो, बिल्कुल। डी वाई बाई डी एक्स। एंड बाय द वे एक चीज़ ध्यान में रखना कि हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, जब हम नीचे x लिखते हैं तो अंदर x का टर्म होना अच्छा रहेगा। अगर नहीं है x तो मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा अभी, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। साइन ऑफ 3x क्यूब, तो साइन का डेरिवेटिव पहले सिर्फ साइन का देखो, उसका होगा कॉज एंड बाकी अंदर बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ चेंज ही नहीं करना। अब देखो इसके अंदर फिर से साइन है, साइन ऑफ 3x क्यूब, तो ये फिर से हमारे पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया, ये होगा कॉज ऑफ कॉज ऑफ 3x क्यूब। एंड अब फाइनली 3x क्यूब में घुस जाओ। कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट पहले आप देख रहे हो कि 3x क्यूब में पहले कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो अपने डेरिवेटिव से, देन वो कांस्टेंट जो है वो बिल्कुल भी उसका कोई रोल नहीं है, वो बाहर ही रहता है। एंड अब सिर्फ एक्स क्यूब का आप डेरिवेटिव करोगे, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है 3 टाइम्स एक्स स्क्वेयर्ड एंड ये है आपका आंसर। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है ये नोट करने के लिए कि जो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आपको ये भी हमने बताया था कि डी ऑफ के एक्स बाई एक्स इज के। मान लो यहाँ पे मैं बोल दूँ डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स स्क्वेयर्ड,
तो कांस्टेंट जो है वो हमेशा बाहर आएगा एंड एक्स स्क्वायर आप अलग से करोगे 2x। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, बस यहाँ पे dx बाई एक्स हो रहा है, तो dx बाई एक्स ऑलरेडी 1 होता ही है, तो सिर्फ k बचता है एंड बाकी की चीज़ें सारी सेम है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मान लो मेरा फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ u स्क्वायर्ड। अब dy बाई डी एक्स क्या होगा? पहली चीज़ तो dy बाई डी यू वो आसान है निकालना, वो होगा cos ऑफ u स्क्वायर इंटू 2u। ये तो आसान था, बट dy बाई डी एक्स कितना होगा? वेल देखो, आप पहले सिर्फ साइन देखो, चेन रूल तो अभी भी लगेगा, तो ये होगा cos ऑफ u स्क्वायर। अब मैं u स्क्वायर का डेरिवेटिव ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो u स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? u स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2u, ये तो होएगा ही होएगा, लेकिन जो u है, अब एक u जो है, हमने u स्क्वायर का डेरिवेटिव तो निकाल लिया, लेकिन हमारा डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक और टर्म हम लिखेंगे यहाँ पे du बाई डी एक्स। एंड ये क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज आपको डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, आपका फंक्शन में है u, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका फंक्शन में x होता तब भी आप dx बाई डी एक्स लिख सकते थे, एंड dx बाई डी एक्स इज सिंपली 1, dx बाई डी एक्स जो है वो 1 ही होता है। इनफैक्ट आप ये dx और dy को नॉर्मल नंबर्स की तरह ट्रीट कर सकते हो, आप इनको नॉर्मली काट सकते हो, नथिंग बिग अबाउट दिस। अब ये देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ऑलरेडी पता है काफ़ी। डी एक्स बाई डी एक्स इज 1, जो मैंने आपको भी जस्ट बताया। d बाई डी एक्स ऑफ a एक कॉन्स्टेंट फंक्शन का 0 ही होता है, स्लोप। अगर आपके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं तो उन सब के इंडिविजुअल आप डेरिवेटिव्स लिख दोगे, ऐड कर करके, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। एंड यहाँ पे भी आप वो देख पा रहे हो कि d बाई डी एक्स ऑफ u है, तो वो होगा du बाई डी एक्स। अगर यहाँ पे होता है d बाई डी एक्स ऑफ u स्क्वेयर्ड, तो ये याद रखना ये होगा 2u du बाई डी एक्स। एंड ये कैसे आ रहा है 2u du बाई डी एक्स? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि u स्क्वायर का आप डेरिवेटिव लिखोगे, u स्क्वायर के डेरिवेटिव में 2u तो है, बट एक du बाई डी एक्स वाली टर्म हमेशा आएगी, जो हमको ये बोल रही है कि हमने डिफ्रेंशिएट इसको जब हम कर रहे हैं, तब हम u को भी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, बाद में u को भी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। एंड नॉर्मली अगर यहाँ पे du होता तो हम लिखते du बाई डी यू, एंड du बाई डी यू 1 है, तो d2u ही बचता। तो वो रूल्स बिल्कुल सही है, बस एक चीज़ का याद रखना आपको कि आर्ग्यूमेंट जो अंदर है और जो जिससे आप जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो वो अगर सेम नहीं है तो चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती है। नेक्स्ट ये है कि एक कांस्टेंट के साथ फंक्शन है आपका, तो सिंपली बस आप कांस्टेंट बाहर लिख दोगे एंड du बाई डी एक्स बचेगा। एंड यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, du बाई डी एक्स। अब ये है इंपॉर्टेंट रूल, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। अगर आपके दो आर्ग्यूमेंट्स हैं अंदर एंड वो दोनों कांस्टेंट नहीं है, दोनों फंक्शंस है, तो आप इसमें एक अलग फॉर्मूला लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इसमें आप क्या करते हो, अगर आपके दो फंक्शंस है अलग से मल्टीप्लाइड है, अगर एडेड है तो सिंपली बस ऐड करते रहो सबको, मल्टीप्लाइड है तो आप पहला फंक्शन लिखो पहले इनटू द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एंड बहुत इजी है एक्चुअली, इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा है, बहुत सिंपल है। एक ही लॉप है, लूप क्या बोलिए यार, एक ही रूल है डिफरेंशिएशन में, जो प्रोडक्ट रूल होता है कि d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। मान लो यहाँ पे u की जगह x होता तो थोड़ा आसान हो जाता, बिकॉज d ऑफ डी एक्स बाई डी एक्स वो 1 ही हो जाता, बट यहाँ पे आप लिखोगे u टाइम्स डी वी बाई डी एक्स प्लस v टाइम्स डी यू बाई डी एक्स, सिंपल। एंड अगर यहाँ पे मान लो ऐसा होता है d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू एक्स, तो आप लिखते u टाइम्स डी एक्स बाई डी एक्स, बढ़िया खत्म हो गया वो, प्लस x टाइम्स डी यू बाई डी एक्स। एंड ये जो प्रोडक्ट रूल है, ये इससे एक और रूल निकल के आता है, द डिवाइडिंग रूल, और इसका नाम एग्जैक्टली क्या था मेरे को नहीं याद आ रहा, बट इसको डिवाइडिंग रूल बोल सकते हो आप, क्योंकि इसमें डिवाइड हो रही है ये वही प्रोडक्ट रूल ही है ये, बिकॉज मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी रेज टू पावर -1। तो अब ये प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो ये होगा du बाई डी एक्स इंटू वी पावर -1 प्लस, अब होगा v का डेरिवेटिव कैसे होगा, तो v पावर -1 है तो एक -1 आ जाएगा इधर, एंड वो
पावर में से एक और कम हो जाएगा तो -2 हो गया इनटू dv/dx। dv/dx तो होएगा ही हमेशा। एंड अगर आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि ये दोनों मैंने चीज़ें सेम लिखी हुई है। तो प्रोडक्ट ट्रूली था मेन, एंड उसी से हम मेनली सारे काम करते हैं। नेक्स्ट है d/dx ऑफ u पावर n। अब देखो अंदर आर्ग्यूमेंट है u, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये है तो वही अपना बेसिक फॉर्मूला के n बाहर आ जाएगा u पावर n-1, बट यहाँ पे अब एक फाइनल एक टर्म du/dx भी होगी, क्योंकि सिंपली बिकॉज मेरा आर्ग्यूमेंट और मेरा जिसके टर्म में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ वो अलग अलग है। अगर यहाँ पे u की जगह, यहाँ पे अगर x की जगह u होता तो यहाँ पे भी u की जगह x होता है, एंड ये चीज़ कट के 1 आती है, एंड वही हमको पता है ऑलरेडी, ये रिजल्ट हमको मालूम है। नेक्स्ट चीज़ है डेरिवेटिव ऑफ अ लॉग। लॉग का डेरिवेटिव इज 1/u। तो मान लो अगर मैं निकाल रहा हूँ log x, y इज इक्वल टू log x, तो dy/dx कितना है? dy/dx होगा 1/x। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो, तो सिंस यहाँ पे अपना बेस, दिस इज ट्रू फॉर ओनली द नेचुरल लॉग, दिस इज ट्रू ओनली फॉर नेचुरल लॉग। यहाँ पे हमारा लॉग का बेस में भी a है, तो आपको थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा। इनफैक्ट आप यहाँ पे अब आपको लॉग के फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे। तो देखो बेसिक है, ये है क्या, log u टू द बेस a, ये है मेरा फंक्शन, राइट। अब मेरे को इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो dy/dx करूँगा मैं, एंड मेरे को एक चीज़ पता है कि d ऑफ ln ऑफ x अपॉन dx इज इक्वल टू 1/x, ये है नेचुरल लॉग या log टू द बेस e। अब मेरे को एक और फॉर्मूला भी याद है log का, कि log u टू द बेस a इज इक्वल टू log u अपॉन log a, जहाँ पे बेस है e। तो ये मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, तो ये हो गया नेचुरल लॉग ऑफ u अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ a। एंड अगर मैं इसको अब डिफ्रेंशिएट करूँ, अब मैं लिखता हूँ dy/dx इज इक्वल टू, तो मेरा 1 अपॉन ln a इज अ कांस्टेंट, तो ये तो बाहर आएगा, इनटू ln ऑफ u, इसका डेरिवेटिव है 1/u टाइम्स du/dx। du/dx तो आएगा ही, बिकॉज वही सेम रीजन, एंड यहाँ पे भी वही लिखा होगा, वही सेम चीज़ है। आगे देखते हैं d/dx ऑफ a पावर u, तो ये भी देख लेते हैं। अगर मेरा y है a⁻u है यहाँ पे मेरा वेरिएबल, इसका डिफरेंशियल निकालने के लिए, अब सिंस हम नॉर्मली जब पावर्स देख रहे होते हैं वो पावर्स कांस्टेंट होती है, तो वो पावर कम हो जाती है एंड एक पीछे आता है। यहाँ पे वो पावर है एक वेरिएबल, अगर वेरी हो रही है पावर एक वेरिएबल है, देन अब मैं नॉर्मल टेक्निक्स नहीं कर पाऊंगा, बट थोड़ी ट्रिक्स होती है यहाँ पे। वो ट्रिक्स ऐसी होती है कि आप दोनों साइड लॉग ले लो, दोनों साइड लॉग ले लोगे ना तो काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा u टाइम्स ln ऑफ a। एंड ये कैसे हो रहा है ये अब मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि लॉग है ये, तो लॉग के बारे में देखना थोड़ा, दोनों साइड लॉग लेके ऐसा ही होगा, क्योंकि ये पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है पीछे आके, एंड बाकी सब सेम रहता है। अब मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूंगा दोनों साइड्स पे, तो देखो डिफ्रेंशिएट आप दोनों साइड्स पे करते हो, इट्स अ मैथमेटिकल टूल, दोनों साइड्स पे आप सेम चीज कर सकते हो हमेशा। डेरिवेटिव ऑफ ln y है 1 अपॉन y, मैंने आपको बताया था, टाइम्स dy/dx, क्योंकि मेरा आर्ग्यूमेंट y है, बट मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, एंड यहाँ पे है u टाइम्स ln a, तो ln a तो एक कांस्टेंट ही है, u का डेरिवेटिव है u का डेरिवेटिव है du/dx, बट मेरे पास एक y है यहाँ पे जो मैं नहीं चाहता, मेरे को dy/dx निकालना है, तो ये y को उधर मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड y से मल्टीप्लाई कर दो, ये कट गया, एंड y कितना था मेरा a⁻u, तो यही सेम चीज़ लिखी होगी a⁻u ln a du/dx। परफेक्ट, बहुत सही जा रहे हैं यार हम तक तो। अब है d/dx ऑफ e⁻u। अब ये बस एक स्पेशल केस है a⁻u का, यहाँ पे a की जगह डाल दो e, एंड आपका ये ln a जो है ये कट जाएगा, एंड यही सेम रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है d/dx ऑफ u⁻v। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे अब पंगा ये हो रहा है, तो ये एक बहुत बढ़िया फंक्शन है, ये है u⁻v, जहाँ पे दोनों वेरिएबल्स है, u और v दोनों वेरिएबल्स है, तो फिर से ln तो लेना ही पड़ेगा, ln लेते हैं, ये हो जाएगा v ln u,
तो डिफ्रेंशिएट करते हैं 1/y dy बाई डी एक्स, वही जो पहले किया था, इज इक्वल टू, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किए, यही स्टेप जो हमने पहले भी किया था। यहाँ पे अब लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है, पहले v का डेरिवेटिव तो dv बाई डी एक्स टाइम्स लॉन u, प्लस अब लॉन u का डेरिवेटिव 1/u du बाई डी एक्स टाइम्स v, एंड फिर से y से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड्स, तो ये पूरा टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय u रेज टू पावर v शुड बी द आंसर, एंड वही है आंसर। बहुत बढ़िया और बहुत ही बढ़िया। तो हमको आता है डिफ्रेंशिएशन, किस कौन कह रहा था कि हमें नहीं आता। बाकी ये सारे जो फंक्शंस है, अब आप, तो मैं आपको जैसे बोल रहा था कि सेक और कॉट इन सब के आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि एक्चुअली में जो सेक ऑफ यू है, मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूँ सिर्फ, बाकी आप खुद करना। ये है 1/cos u विच इज़ cos ऑफ u रेज टू पावर -1। तो अगर मैं डेरिवेटिव लिख रहा हूँ sec u का, इट्स सेम एज डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ u रेज टू पावर -1। तो ये है मेरा y, दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स। तो मेरा डेरिवेटिव कितना आ रहा है, इसका डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होगा, तो चेन रूल लगेगा। इस cos u वाले चीज़ को पहले कुछ एक चीज़ मान लो, एक एंटिटी है, उसके बाहर एक पावर है -1। तो ये जो -1 जो पावर है ये बाहर आएगी -1, एंड मेरे cos u पे अब पावर हो जाएगी -2। अब मैं करूंगा cos u का डेरिवेटिव, cos u का डेरिवेटिव है माइनस साइन u टाइम्स डी यू बाई डी एक्स, एंड अब देखोगे अगर तो यही सेम चीज लिखी होगी, sec u था, हाँ d बाई डी एक्स, ये है sec u tan u du बाई डी एक्स। तो जो मैंने लिखा है वो भी वही है, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये है साइन u अपॉन cos u, तो tan u इंटू sec u, क्योंकि एक और 1/cos u है। तो आपको समझ आ गया कि चल क्या रहा है, सारे के सारे हमने निकाल लिए। सिर्फ एक ही चीज यूज होती है, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। एंड उससे भी पहले अगर ये स्टेप नंबर 2 है तो स्टेप नंबर 1 है चेन रूल, कि अलग अलग देखो सबको, एक बड़ी एंटिटी मान लो उसके साथ करो पहले, एंड अगर ज्यादा वेरिएबल्स है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो। तो एक रीकैप, एक क्विक रीकैप, अभी तक हमने क्या किया, d by dx of x power n is nx power n minus 1, d by dx of x is 1, d by dx of k is 0, d by dx of kx is k, d by dx of 1 by x मतलब x power -1, इसका डेरिवेटिव होगा -1 x power -2, तो वही लिखा है -1 by x square, d by dx of root x क्या है, x power half, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, हाफ टाइम्स x power -half, हाफ -1, तो यही लिखा है यहाँ पे भी। d by dx of ex, एक चीज है याद रखना, d by dx of ex that is equal to e raised to power x only। ये मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ, अगर आप y मान रहे हो e raised to power x, दोनों साइड ln लो, ln y is equal to ln of e raised to power x, एंड ln of e raised to power x कितना है, x यहाँ बाहर आ जाएगा, ln of e is 1, तो x, तो ln y is equal to x, दोनों साइड डेरिवेटिव लो, d by dx, d by dx, d by dx, dx by dx 1, तो इस साइड है 1, इस साइड क्या है 1 बाय वाई इंटू, अब हमने बहुत बार देख लिया डी वाई बाई डी एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड, तो इसकी वैल्यू y ही आ रही है, एंड y कितना था, e रेस्ट पावर x, तो डी वाई बाई डी एक्स या फिर y डैश बोल सकते हो इसको, इज e रेस्ट पावर x ओनली। तो e रेस्ट पावर x का डेरिवेटिव बढ़िया तरीके से वही आता है जो था। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है e रेस्ट पावर ax। अब देखो यहाँ पे क्या लगेगा, चेन रूल लगाओगे, मान लो यहाँ पे e रेस्ट पावर ax। अब चेन रूल क्या कहता है कि पहले इसका डेरिवेटिव निकालो, e रेस्ट पावर ax का, e रेस्ट पावर ax का डेरिवेटिव क्या है, e रेस्ट पावर ax, एंड अब ax का डेरिवेटिव निकालो, अंदर घुसते रहो चीजों के, ax का डेरिवेटिव क्या है, a, सिंपल। नेक्स्ट है e रेस्ट पावर ax प्लस b, यहाँ पे भी चेन रूल लगाओ, तो आप फिर से देखोगे कि e रेस्ट पावर ax प्लस b का डेरिवेटिव है e रेस्ट पावर ax प्लस b, सेम ही होता है, एंड अब ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या है, a, क्योंकि ax प्लस b में अगर मैं डी बाई डी एक्स करूंगा, देन कांस्टेंट, तो यहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, तो इनका अलग अलग डेरिवेटिव होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस डी बी बाई डी एक्स, यहाँ पे b तो कांस्टेंट है तो उसका स्लोप तो 0 ही होता है, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास निकल के आया a, तो यहाँ पे ये a से मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस्ट पर माइनस एक्स स्क्वेयर, अगेन
डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर से चेन रूल ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मेरे को कैसे पता कि चेन रूल लगाना है, दोनों साइड लॉग नहीं लेना? इसलिए बिकॉज मेरे को पता है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ये सिर्फ एक ही है एंड ये सिर्फ पावर में है उसके, एंड इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ई रेज़ टू पावर समथिंग है तो उसका डेरिवेटिव क्या है, वही सेम चीज़। अब अंदर घुसते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव क्या है, माइनस टू एक्स, एंड यही लिखा होगा यहाँ पे माइनस टू एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज़ टू पावर एक्स। अब डी बाई डी एक्स निकालना है ऑफ ए रेज़ टू पावर एक्स, यहाँ पे भी चेन रूल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे अब एक प्रॉब्लम है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज़ टू पावर एक्स होता कितना है। तो ई रेज़ टू पावर एक्स का मैंने आपको बताया था, जैसे ई रेज़ टू पावर एक्स ही होता है डेरिवेटिव, वैसे ही अब ए रेज़ टू पावर एक्स का देखते हैं। तो ए रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव देखते हैं, तो वो निकालना पड़ेगा। तो ये याद रखने के लिए आप ये डेरिवेशंस को भी ध्यान में रख सकते हो। तो दोनों तरफ लॉन लो, एक्स लॉन ए, हमने वैसे शायद अभी निकाल ही लिया था, इज इक्वल टू लॉन ए एंड वाई कट गया। तो ए रेज़ टू पावर एक्स लॉन ए है डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज़ टू पावर एक्स, एंड वही लिखा होगा ए रेज़ टू पावर एक्स लॉन ए। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन डिफरेंशियल कैलकुलस इज द रेट। इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मान लो आपका एक फंक्शन है y विच इज इक्वल टू सम वैल्यू, मान लो विच y इज चेंजिंग विद टाइम, मान लो y जो है वो ऐसा है कुछ है 4t स्क्वायर प्लस 2t। इसका मतलब कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ता ही रहेगा ऑफकोर्स, तो वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। Now, if I differentiate this with respect to time, then हम इसको rate of change of y बोलते हैं। This is also known as rate of change of y, and this is one of the most important applications of differentiation with respect to physics. तो with respect to time और with respect to physics ये बहुत important है। तो this is known as the rate of change of y. Rate of change इसलिए बोलते हैं क्योंकि किस स्पीड से y चेंज हो रहा है वो हम निकाल रहे हैं, अगर हम उसको टाइम से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये भी है कि y जो है वो, अगर dy बाई डी टी ज़्यादा है, इसका मतलब y जो है वो विद टाइम ज़्यादा चेंज हो रहा है, एंड अगर dy बाई डी टी कम है मतलब y जो है वो विद टाइम कम चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम उसको रेट बोलते हैं, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा तेज़ होगा। अगर रेट कम है, मान लो अगर dy बाई डी टी मान लो 0 है, तो इसका मतलब कि y जो है वो टाइम के साथ नहीं चेंज हो रहा, तो y इज़ फिक्स्ड विद a particular value with all the time at all the times, तो y चेंज ही नहीं हो रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ चेंज, बिकॉज फिजिक्स में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंड आप बहुत अलग अलग जगहों पे देखोगे, एंड वी रियली वांट कि रेट ऑफ चेंज जो है वो हम अच्छे से निकालना जान लें, हम देख लेंगे क्या मतलब है इसका। एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि मान लो डिस्प्लेसमेंट we all know that displacement could be a function of time। मान लो displacement जो है वो 6t स्क्वायर है, 6t स्क्वायर इन दी आई कैप। इसका मतलब कि x डायरेक्शन में जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, t इक्वल टू 0 पे वो 0 पे, सो x इज इक्वल टू 6t स्क्वायर आई कैप, x इज इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, एंड जैसे जैसे t बढ़ रहा है, t1 हो गया तो x हो गया 6, t2 हो गया तो x हो गया 24 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड टाइम के साथ आप देख रहे हो कि x बढ़ता जा रहा है। माई क्वेश्चन टू यू इज सिंपली कि किस रेट पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही है कि ऑब्वियसली मेरे को dx बाई dt निकालना होगा, एंड बाय द वे हम उसको वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो द रेट एट विच द डिस्प्लेसमेंट चेंजेस इज नोन एज द वेलोसिटी, एंड ये बहुत सिंपल है, आपको बस d बाई डी टी करना है ऑफ 6t स्क्वायर, एंड आई कैप तो एक डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन सेम ही रहेगा, बिकॉज अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो देन उस डायरेक्शन में ही उसका चेंज भी होगा, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मान लो आपका ऐसे कोई कर्व है, ऐसा एक कर्व है, अगर आप उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो वो इसी डायरेक्शन में ही होगा ना, क्योंकि स्लोप इस डायरेक्शन में, ऑल दो वो स्लोप जो है वो 0 नहीं है। इट्स जस्ट टेलिंग मी कि डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी भी x डायरेक्शन में ही होगा। एंड सिमिलरली वेक्टर्स में अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे देन वो वेक्टर वहीं पे रहेगा, वो वेक्टर नहीं चेंज होगा,
इनफैक्ट अलग अलग वेक्टर्स को आप रिस्पेक्टिवली अलग अलग लिखोगे तो मैं आई गिव यू मोर क्लैरिटी ऑन दिस. पहले ये देखते हैं. तो 60 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 6 बाहर आ जाएगा. टी स्क्वायर का डेरिवेटिव इज सिंपली 2t and this is going to give me a value of 12t I cap. Now the question is, what is the rate of change of the velocity? तो dv by dt is simply the acceleration, as you all know. ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है. इनफैक्ट डिस्प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा वेक्टर है खुद में, एंड ये सारे वेक्टर्स है. तो d of x of t आप चेंज निकाल रहे हो एक वेक्टर का, एंड दैट इज वेरी मच ट्रू. जैसा मैंने आपको बताया कि वेक्टर्स का भी आप चेंज निकाल सकते हो एंड वो वही सेम डायरेक्शन में होगा. तो अब इसका देखते हैं डेरिवेटिव. तो d बाई डी टी ऑफ 12t आई कैप, इसका मतलब है ये 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दी आई कैप डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है. दैट इज नोन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो रेट चेंज मिलेगा, एंड रेट चेंज हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा. बिलीव मी. एक क्वेश्चन आपको देता हूँ एंड विद दैट वी आर गोना एंड अ डिफरेंशियल कैलकुलस का सेशन फॉर टुडे. एंड एक क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि मान लो अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट है 6t स्क्वायर, तो लकीली आपको सेम दे दिया मैंने, प्लस 5t माइनस 4 j कैप प्लस 12 k कैप. Can you tell me what is the acceleration of this object and the velocity vector of the object? And ये बहुत ज़्यादा easy है of course, because आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको बस निकालना है ds by dt. पहला step, first things first, find out the rate of change of displacement. वो आपको देगा velocity vector, and हर एक वेक्टर को आप individually differentiate करोगे जैसा कि आप करते हो. लाइक अलग अलग अगर आप ऐड कर रहे हो अलग अलग टर्म्स को, तो अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दो उन सबको. तो 60 स्क्वायर का अभी हमने देखा 12t आई कैप प्लस 5t माइनस 4 का डेरिवेटिव, माइनस 4 का 0 है, 5t का 5 है, तो 5 j कैप एंड 12 k कैप का होगा 0 k कैप. तो दिस इज माय वेलोसिटी वेक्टर 12t आई कैप प्लस 5 j कैप. इसका मतलब कि उसकी वेलोसिटी जो है वो x डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है, बट y डायरेक्शन में कांस्टेंट 5 मीटर्स पर सेकंड से वो चल रहा है. तो उसका अगर हम पाथ देखेंगे तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ऊपर एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, बट x में वेलोसिटी सिंस बढ़ती जा रही है, तो अगर मैं उसका डिस्प्लेसमेंट देखूंगा तो वो ऐसा कुछ होगा. इनफैक्ट अगर मैं एक कर्व कोई प्लॉट करूंगा तो वो ऐसा कुछ होगा. तो ये एक और एप्लीकेशन है. सिंस मेरे को वेलोसिटी समझ आ गई, मैं इजीली निकाल सकता हूँ कि उसका पाथ कैसा होगा. मेरे को एक आइडिया मिल रहा है. लेट्स फाइंड आउट द dv बाई dt, जिसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं. दिस इज इक्वल टू सिर्फ 12t का ही होगा, बिकॉज ये टर्म कांस्टेंट है तो कट जाएगा, एंड 0 तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है. तो 12t आई कैप इज 12 आई कैप. एक और चीज पर चलिए, इसकी एक्सेलरेशन इज ओनली इन द x डायरेक्शन इन एंड द वैल्यू इज 12 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड. तो यहाँ पे इस कर्व से ये इसका x वर्सेस t का ग्राफ है. सो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम. यहाँ पे भी मेरे को दिख रहा है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो एंड में इधर की तरफ ही है, बिकॉज वो एक्सेलरेट ही राइट की तरफ ही हो रहा है सिर्फ. एंड बेसिकली अगर आपको ये सब समझ आ रहा है, देन आपका एक पहला पार्ट हो चुका है फिजिक्स का. इनफैक्ट काइनेमैटिक्स भी थोड़ा हो गया, एंड आगे आगे जैसे जैसे हम यूज करेंगे और डिफरेंशियल कैलकुलस को, वैसे वैसे आप और देखोगे. सो ज्वाइन विद अस इन टेलीग्राम नाउ. नेक्स्ट थिंग, क्योंकि आपको बहुत अमेजिंग चीज़ें करनी है, आपके पास लिंक है यहाँ पे, एंड अगर आप ये लिंक को क्लिक करोगे आपको अपडेट्स मिलेंगे. प्लस के सब्सक्रिप्शन के फीचर्स आ रहा है एज फॉलोज, एंड बहुत अमेजिंग फीचर्स है, बहुत कम प्राइस ऑफ 940 रुपीज ओनली. आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन के फीचर्स में आपको मिलेगा पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्विंग, पेरेंट्स के साथ कनेक्ट एट ओनली अ नॉमिनल प्राइस ऑफ 1650 मंथ ओनली, सिर्फ 700 रुपये. और कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट का लिंक है नीचे, मेरा लिंक यूज करके इनरोल करो. हर संडे 1 PM आप करोगे, ये 1 करोड़ का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा, एंड आपको मिलेगा 1 करोड़ का स्कॉलरशिप अप टू 100% स्कॉलरशिप्स. एंड ये हर संडे 1 PM होता है फॉर बोथ माई 11th एंड 12th ग्रेडर्स. गो फॉर इट, गो फॉर इट. बग्स बाउंटी का लिंक भी नीचे है. अगर आपको लग रहा है कि मेरे कंटेंट में कुछ भी गलत है, इफ देयर समथिंग इल, देन रिपोर्ट करो, प्राइज जीतो, एंड अनअकैडमी प्रोडिजी में भी प्राइज जीतो, बिकॉज मेरे सारे 11th और 12th ग्रेडर्स के लिए ये भी एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है. एंड आपको ये शेड्यूल ऑलरेडी मिल रहा है, बहुत सारे टेस्ट है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज टू बैग रियली अमेजिंग प्राइजेस, एज यू कैन सी. एंड ये सब अमेजिंग चीज़ें आप सबको मिलेगी विद
ओनली वन टेस्ट, एक टेस्ट दो यार और देखो क्या क्या कर सकते हो। जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है। एक साल का सब्सक्रिप्शन लोगे देन ये सारे मंथ्स के सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स ये बहुत जल्दी ऑफर खत्म हो रहा है तो जल्दी करना। इन बैचेस में आपको डाला जाएगा, अगर आप प्लस और आइकॉनिक में हो गए इनको देख लीजिए। एंड यहाँ पे बहुत सही स्पेक्स लिखे हुए हैं, तो ये तो बहुत ही अमेजिंग है कि आपके अकॉर्डिंग हो रहा है सब कुछ। आपको जो टीचर चाहिए, आपको जिस टाइम पे चाहिए, जिस लैंग्वेज में चाहिए, सब कुछ आपके लिए फ्री। स्पेशल क्लास के लाइव फीचर्स जो है वो ऐसे है कि आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, पोल्स होंगे, लीडर बोर्ड बनेगा एक। एंड with that, I want to thank you all once again. Do like, share, subscribe, and don't forget to press the bell icon. I'll see you all soon once again with yet another episode of World Bench TV. Until then, tata, take care, bye bye, take care, adios, see you soon.